नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में। यह वीडियो न सिर्फ एसएससी सीजीएल 2024 के लिए है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए। आज की वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसे सवालों के जवाब लेकर के आया हूं जिनके जवाब आप रेंडमली हर जगह पर ढूंढते रहते हो और शायद आपको एक सही जवाब, इस तरीके का आंसर नहीं मिल पाता है जिससे आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सको। बेसिक से क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल जैसे कि सर टेस्ट कब देना है, कैसे देना है। जब टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, सारे क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं और अगर कर भी लेते हैं तो कई सवाल छूट जाते हैं, कई सवाल गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपकी एक्यूरेसी अफेक्ट होती है, जिस वजह से पूरा का पूरा मॉक जो है, जो पूरा का पूरा स्कोर है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और इन सभी के साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन प्रॉब्लम। अब इन सभी चीजों का जो तोड़ है वो आपको आज की वीडियो में देने की पूरी कोशिश रहेगी। और ये वो सभी सवाल हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के दिमाग में चलते रहते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो। जरा कुछ मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए। बात करेंगे हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रख करके, लेकिन मैंने पहले ही जैसा बताया ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन मुद्दा एसएससी सीजीएल 2024 से शुरू करते हैं। अब जरा बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सर मॉक कैसे देना है, टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो जरा इस पर थोड़े से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है। मॉक टेस्ट के कुछ स्पेशल रूल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको काम करना ही पड़ेगा। आप उनमें से किसी को भी आप बाइस नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, साइड नहीं कर सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करने में जरा सी भी कमी कर दी, आपको भी पता है इंपैक्ट कहां पड़ेगा, पूरे मॉक पेपर पर पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम रह गई है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आपने स्पीड बढ़ाई, राइट, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपने जल्दी जल्दी सॉल्व किए और एक्यूरेसी अगर बिगड़ गई तो भी इंपैक्ट कहां आएगा, पूरे पेपर पे आएगा। और एक चौथी प्रॉब्लम आती है रिकॉल प्रॉब्लम। रिकॉल प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप सवाल पढ़ रहे होते, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जीएस का सवाल सॉल्व कर रहे हो और आपने 4 ऑप्शन देखे, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हो। अरे यार इसमें से बी वाला पढ़ा था कि डी वाला पढ़ा था, कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट, वो पॉइंट, वो जो आपका पॉइंट दे रखा है, उन्होंने जो डाटा दे रखा है, वो आपको दिमाग में ही नहीं आ रहा है। अब इन सभी चारों प्रॉब्लम्स पर आपको काम करना पड़ेगा मेरे भाई। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि आपका मॉक पेपर बेहतरीन हो, आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सको, तो सबसे पहली चीज आप टाइम को मैनेज करना सीखिए। किस सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है, कहां पर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट होना चाहिए, फिर सेकंड रिवीजन हमें पेपर का कितनी देर बाद करना है, कितनी देर में करना है, इन सभी चीजों पर। दूसरी चीज, जब आप टाइम को मैनेज करते हो हर एक सेक्शन बाय, जैसे फॉर एग्जांपल जीएस की अगर मैं बात करूं, 25 क्वेश्चन सीजीएल में आने हैं, तो आप ये मान के चल लीजिए कि इस सेक्शन को 6 मिनट के अंदर अंदर हमें ब्रेक करना होता है। अब जब 6 मिनट के अंदर हमें ब्रेक करना है, मतलब 25 सवाल अगर हमें 6 मिनट के अंदर पढ़ने हैं, अटेम्प्ट करना है और उन पर सोचना भी है, दैट मीन्स मेरे भाई मस्ट पार्ट है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ाने के तरीके कौन कौन से रहेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे सेशन में। बट मुद्दा यह है कि जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं हम हड़बड़ी में सवाल गलती ना कर जाए, सवाल को गलत ना कर जाए। जब हम स्पीड में पढ़ते तो होता क्या है कि हम आधा डाटा पढ़ते हैं और आधा डाटा हम मिस कर जाते हैं। ये गलत तरीका है पढ़ने का। स्पीड बढ़ानी है लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि हमारी एक्यूरेसी अफेक्ट ना हो। स्पीड भी बढ़ानी है और एक्यूरेसी, और ये दोनों रिवर्स में चलते हैं। अगर हमने स्पीड बढ़ाई, आपको पता है एक्यूरेसी अफेक्ट होती है, तो थ्रू प्रैक्टिस हम स्पीड को भी बढ़ाएं और एक्यूरेसी को भी मेंटेन करें। तरीका एक ही है कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार करनी होगी। फिर मुद्दा आ जाता है रिकॉल प्रॉब्लम, कि हमें कोई कॉन्सेप्ट जो है हम एंड टाइम पे भूल जाते हैं। क्या तरीका ऐसा अपनाया जाए, कौन सी टॉनिक, कौन सी टैबलेट खाई जाए जिससे कि वो जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, वो हमें उस टाइम पर तुरंत याद आ जाए। राइट, इन सभी चीजों पर बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मुद्दा समझ लेते हैं प्रोक्रास्टिनेशन प्रॉब्लम क्या है। ये हर एक स्टूडेंट में कहीं ना कहीं पाई जाती है।
कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी काम को आगे के लिए टालने वाला जो सिचुएशन होता है वो हर एक स्टूडेंट के साथ में रहता है और उसे हम बोलते हैं लेजीनेस। हम डेडिकेशन नहीं बोलते। क्यों आपसे बोला जाता है कि एक सिलेक्शन लेने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने पड़ते हैं विद कंप्लीट डेडिकेशन। कंप्लीट डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम हर एक में रहती है और हमें इसे दूर करना पड़ता है। हमारे साथ ऐसा कई बार होता है, आपने देखा भी होगा कि जैसे आपने मॉक लगाया, अब चलो मॉक है तो वो तो हम 1 घंटे का प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि मॉक कंप्लीट सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करने से नहीं होता है, उसकी एनालिसिस भी करनी होती है, फिर उस एनालिसिस पर वर्क भी करना होता है कि आखिरकार उस मॉक टेस्ट से आपके अंदर इंप्रूवमेंट क्या क्या आया। अब जनरली होता क्या है कि हम लोग इतने ज्यादा अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर के बिजी होते हैं कि हमें ये पढ़ाई एक टास्क लगता है। हमें ये लगता है कि इस टास्क को हम कितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले जाएं, और जहां हम इस सोच के साथ में मॉक पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, गलती वहीं पर हो जाती है आपके साथ में। मॉक पेपर के साथ हम करते क्या है, 1 घंटे में चूंकि हमने अटेम्प्ट तो किया, कई महानुभाव हमने ऐसे भी देखे हैं जो 60 मिनट का जो पेपर होता है उसे 45 मिनट में, 50 मिनट में पूरा कर जाते, अटेम्प्ट कर जाते। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 45 या 50 मिनट में सबमिट इसलिए कर दिया क्योंकि मन नहीं लग रहा था, सवाल नहीं आ रहे थे, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, बोर हो गए। ऐसा आप लोगों ने भी कई लोगों में देखा होगा। गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। 60 मिनट मिले हैं तो वो पूरे के पूरे यूटिलाइज होने चाहिए। अब यहीं पर कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं, बोले सर जी हमें तो 60 मिनट में हम कुछ ही सवाल कर पाते हैं, सवाल हमारे छूट जाते हैं, हम तो पूरे 60 मिनट देते, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं उस मुद्दे पर वापस आता हूं कि रीजन क्या क्या उन्होंने कि भाई 60 मिनट का पेपर जल्दी जल्दी में 45-50 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या नंबर आता है, एनालिसिस का। अब यहां पर मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कवर कर रहा हूं जिन्होंने मॉक दिया है, चाहे उन्होंने 50 मिनट में सबमिट किया हो, चाहे उन्होंने पूरे 60 मिनट पूरे डेडिकेशन के साथ दिए हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, या फिर पूरे 60 मिनट देने के बाद कुछ सवाल उनके पढ़ भी ना पाए हो, उन सभी स्टूडेंट को कवर करने वाले। इसके बाद पार्ट आता है एनालिसिस का। अब एनालिसिस में क्या होता है कि हमें और भी जरूरी काम याद आ जाता है, कोई फोन आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, या किसी से मिलने का हम अपॉइंटमेंट देके बैठे हुए, तो समझदार के लिए सारा काफी है। अब उसके बाद हम एनालिसिस को जल्दबाजी में करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम मॉक कर चुके, मतलब सारा काम तो हम कर गए हैं, अब तो ये सब्स्टिट्यूट है ना, इनको करो या ना करो चल जाएगा। बिल्कुल गलत सोच है आपकी। जितना मॉक इंपैक्ट डालेगा उससे कहीं ज्यादा उसकी एनालिसिस, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है उस एनालिसिस पर किया गया काम। आप एनालिसिस को 10, 12, 15 मिनट, शायद ही है कोई 15 मिनट देता होगा। एनालिसिस को कैसे करते, बोले रीजनिंग के ये 3 सवाल गलत हुए, ओहो मैंने यहां पर ये कर दिया था, मैथमेटिक्स में मुझे ये गलतियां हुई, ये सवाल हमने पढ़ा नहीं। बस इतना पता करने के बाद में एनालिसिस का टॉपिक क्लोज हो जाता है। उसके बाद पूरा मॉक ही क्लोज हो गया। अब तैयारी करेंगे अगले मॉक की। तो मेरे भाई मॉक से सीखा क्या फिर आपने? सवाल तो सिर्फ यही बनता है कि उस मॉक से आपने सीखा क्या? आप बोलोगे कुछ नहीं सर, स्पीड बढ़ाई थी। नहीं चलेगा। जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप पूरे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में देखो कि यार इस सवाल में मैंने यहां पर टाइम जरूर ज्यादा दिया है, लेकिन हमने सवाल कर लिया, अगली बार कोशिश रहेगी कि मैं इसे कम टाइम में करूं। पूरी छानबीन करना है उस मॉक पेपर की। कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपने पढ़ा तो था लेकिन दिमाग में स्टक नहीं हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट टाइम ज्यादा ले रहा है, कैलकुलेशन में कहां कहां हम कैसे कैसे फंसे, सब चीजें, कौन से क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी थी उसको समझने में हमें 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ गई। ये सारा पॉइंट्स एनालिसिस के अंडर आता है। अब इसके बाद में जब आपने एनालिसिस करी तो उसमें आपने उस पूरे मॉक पेपर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को मेंशन किया। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि आप उस प्रॉब्लम पर वर्क करो। वो प्रॉब्लम आज रात कंप्लीट होने से पहले रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं पढ़ा हुआ है, आपको सीखना चाहिए, चाहे आप अपने पेड टीचर की वीडियोस देखिए, चाहे आप यूट्यूब से देखिए, चाहे आप बिना वीडियो देखे सीधे प्रैक्टिस कीजिए, बट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए। अब हमारे साथ क्या होता है, हम इन सभी चीजों को टाल देते हैं जो हमें नहीं करना है। आज से आदत डाल लीजिए, कोई भी चीज करनी तो अभी करनी है, तुरंत करनी है, बिना कोई डिले के। और ये कैसे कर पाओगे, उसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं जिससे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम
दोबारा कभी ना चले। अब इस प्रॉब्लम को डील कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहले अपना जो गोल है, वो टारगेट जो है वो एकदम सेट रखो, क्लियर रखो कि मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं एसएससी की तैयारी करने क्यों आया, चाचा का लड़का पढ़ रहा था हम इसलिए आए हैं, या फिर हमारे माँ बाप का स्ट्रगल हमने देखा है हम इसलिए आए हैं, या कुछ हमारे सपने हैं उन्हें पूरा। गोल अगर सेट रहेगा तो ये आपको मोटिवेटेड रखेगा हमेशा। उसके बाद में फिर अपना एक क्रिएट करो शेड्यूल कि हमें किस तरीके से आज वर्क करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, शेड्यूल बनाना हमें लगता है कि बहुत बेकार है। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाते हो मेरे भाई, आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हो। एक आपने कहावत बहुत ज्यादा सुनी होगी कि जो घड़ी का एक पेंडुलम होता है वो परमानेंटली वर्क करता है बट पहुंचता कहीं पर नहीं है। अगर आप कोई शेड्यूल, कोई टारगेट के बिना काम कर रहे हो तो आपकी कंडीशन में और उस पेंडुलम की कंडीशन में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता है। हम दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब रात को मैं अगर आपसे कहूं कि अब हिसाब किताब लगाओ अपने पूरे दिन का कि आपने क्या क्या अचीव किया, तो आप कहते हो पढ़ाई तो की थी, कल भी करेंगे, लेकिन आउटपुट कुछ समझ नहीं आता है। आप अगर ऑर्गेनाइज वे में वर्क करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद में अपने जो काम है उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा काम आपके लिए करना अभी जरूरी है, किस काम को आप अगर अभी नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आगे छोड़ दीजिए। हर टाइम पे गॉसिप वगैरह में इधर उधर जाने में, चाय पीने जा रहे हैं दोस्तों के साथ बैठ गए, आधा घंटे 1 घंटे बात करने लगे। सोचो ये आधा घंटे 1 घंटे बात करना ज्यादा जरूरी है या मेरे लिए 1 घंटे पढ़ना जरूरी है। और अगर आपको लगे कि नहीं यार बात करना ज्यादा जरूरी है तो मैं कहूंगा बात करनी चाहिए, और अगर लगे पढ़ना जरूरी है तो पढ़ना चाहिए। और यही प्रायोरिटी जो होती है ये आपके आगे के स्टेप्स डिसाइड करते हैं। तो ये आप खुद समझदार हो क्या कर सकते हो। दूसरी चीज, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब ये डिस्ट्रैक्शंस तो आज के टाइम में अंबार लगा हुआ है इसका, आप जिधर देखो उधर आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। पहले जो होता था ना कि अपने टारगेट पर आदमी को इजीली इसलिए आदमी पहुंच जाता था कि वहां पर उसके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। आज अगर अपने आप चारों तरफ देखोगे ना तो आपको सब तरफ से डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। मैं ज्यादा दूर की नहीं बात करता हूं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की बात करता हूं। किसी भी फॉर्म में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। हमने एक नाम दे रखा है मोबाइल को, क्योंकि सबको लगता है कि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है। सिर्फ यही नहीं, और भी तरह तरह की चीजें डिस्ट्रैक्शन में है, जैसे लाइक दोस्तों के साथ में बैठ के गॉसिप, ये भी एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन है। आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। जितने भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं उन सबको एलिमिनेट करना है। जब भी आप कोई अपना शेड्यूल और टारगेट बना रहे होगे तो उन सभी टारगेट की आपको एक डेडलाइन जरूर सेट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने सोचा है कि बोले सर मुझे सीआई के 40 सवाल खत्म करने, तो एक डेडलाइन जरूर डिसाइड करो कि दोपहर के 3 बजे से पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। वो डेडलाइन पर काम भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेडलाइन सेट करना है, काम भी करेंगे। और जब आप उस डेडलाइन से पहले उस काम को कंप्लीट कर जाओ तो खुद को रिवॉर्ड भी दो। कुछ भी करो यार, लाइक जैसे आज चलो यार तुम्हें ये चीज खाना पसंद है, चलो आज ये खाते हैं, या फिर आज तुम ये काम कर सकते हो। कोई भी काम, किसी भी तरीके का छोटे से छोटा रिवॉर्ड भी आपको बड़े से बड़ा मोटिवेशन दे सकता है, ये चीज आप भी जानते हो। और ना सिर्फ रिवॉर्ड तक सीमित रहो, अगर आप उस टारगेट को उस डेडलाइन से पूरा नहीं कर पाए तो कोई ना कोई पनिशमेंट भी दो। और ये चीज पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली पॉलिसी मैंने कई बार और भी डिस्कस करी है। मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि जो भी ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट होना चाहिए ये आपके काम से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर सपोज दैट कि आपने कोई एक टास्क कंप्लीट कर लिया उसको डेडलाइन से पहले, तो बोले रिवॉर्ड के लिए क्या करें, बोले पंचायत का एक सीजन निपटा देते हैं, राइट, एंजॉय करेंगे। तो वो चीज आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप पढ़ने के लिए हो तो भाई रिवॉर्ड भी ऐसा रखना जो आपके काम में आपको मदद कर रहा हो। बात समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। चीजों को बिल्कुल सेट रखो, प्रॉपर रखो, बहुत जरूरी है। मैसी चीजों में मैंने पहले ही बताया कोई भी आउटपुट नहीं आता है। जब आप इन सभी चीजों पर काम करोगे, यकीन मानिए जो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम है इस पे आप काफी हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। अब इसके बाद कुछ और जरूरी चीजों पर बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ये ना सिर्फ आपको मॉक के ड्यूरेशन की आपको टाइम मैनेजमेंट के मैं सीख देने वाला हूं, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि जो पूरी आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, आप उस पूरी जर्नी में अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। सबसे जरूरी चीज, जैसे अगर आप पेपर दे रहे हो तो अगर आपके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, आपको भी पता है सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको उतना
नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे ही हम सवाल पढ़ रहे होते हैं, एक दो लाइन हमने पढ़ी, हमारे दिमाग में हिट कर जाता है कि यार ये वाला सवाल इस कॉन्सेप्ट का है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। और जब तक हम उस सवाल को पढ़ते हुए आखिरी तक पहुंचते हैं, दिमाग में पिक्चर पूरे तरीके से सेट हो चुकी होती है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट सिर्फ एक दो बार पढ़ के नहीं आते हैं, बार बार पढ़ने पड़ते हैं। बोला, कहावत सुनी है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान। बार बार इतनी प्रैक्टिस करने से यार, अगर पत्थर बुद्धि भी अगर ज्ञानी बन सकता है, तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड हो, कर सकते हो मेरे भाई। इसके अलावा एक आपको पॉलिसी भी समझा दे रहा हूं। आइजनहावर पॉलिसी जो है, ये मैट्रिक्स है, ये इस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है, इसको मैं पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। लेकिन हाँ, पिछले लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है जहां पर मैंने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है खुद अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखता हूं। आज से अगर मैं 2.5 महीने पहले की चीजें देखता हूं और आज की चीजें देखता हूं, मुझे इंप्रूवमेंट दिखता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज के बारे में भी समझाना चाहिए। इसके अलावा एक बैलेंस रूटीन बनाना जरूरी है। जब भी हम लोग टारगेट या शेड्यूल सेट कर रहे होते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइट शेड्यूल बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, राइट। मैंने ऐसा देखा है कि लोग बना लेते हैं कि हमें इतना टाइट शेड्यूल बना देंगे, वो पूरे दिन में फॉलो ही नहीं हो पाता है। तो हमें इतना टाइट शेड्यूल भी नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट शेड्यूल बनाना है। हमें एकदम बैलेंस शेड्यूल बनाना है कि अगर हमारी एफिशिएंसी सपोज दैट पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ाई करने की, तो हाँ, हम 12 से 14 घंटे का शेड्यूल बना सकते हैं। अगर हमारी एफिशिएंसी पूरे दिन में 200 सवालों को सॉल्व करने की, तो मेरा मानना है कि आप 180 से 220 सवालों का शेड्यूल बना सकते हो। अब पता लगा एफिशिएंसी 200 सवालों को सॉल्व करने के शेड्यूल बना लिया 350 सवालों का, कहां से पॉसिबल है? तो बैलेंस शेड्यूल बनाना चाहिए। बाकी अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, तो जो आपका काम का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप उन्हें इन 4 कैटेगरीज के हिसाब से डिसाइड कर देते हो, तो मेरा यह मानना है कि आप काफी हद तक टाइम को सेव कर पाओगे, और जो चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं उनमें से कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरे दिन के कामों को डिसाइड करो, तो उन्हें आप इन 4 बेसिस पर डिसाइड करो। सबसे पहले ये अर्जेंट कॉलम है, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, राइट। जो चीज इंपॉर्टेंट भी हो, अर्जेंट भी हो, उन दो, जो अगर दोनों क्राइटेरिया में आ रही, तो उसको डेफिनेटली करो, सबसे पहले करो। उसमें कोई भी रिस्क, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट तो है और अर्जेंट नहीं है, जैसे सपोज दैट कि किसी से मिलने जाना है, अब मिलना इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है कि भाई आज ही मिलना है जाके, तो क्या करो, उसको आप नेक्स्ट टाइम के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो, आगे के लिए डाल सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी ने बोल दिया कि जाओ धनिया लेकर के आ जाओ, वैसे तुम लाओगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक डर जो रहता है, उस वजह से शायद जाना पड़ सकता है। तो वो काम तो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है अगर आपके लिए, तो कोशिश करो कि आप उस काम को किसी को डेलीगेट कर दो, किसी को डिलीवर कर दो, छोटे भाई को बोल दो या किसी और से वो काम करवा लो, ये चीज है। और अगर कोई चीज ना इंपॉर्टेंसी की लिस्ट में आ रही है ना अर्जेंसी की, मैं कहूंगा उसको साइड ही कर दीजिए, वहां पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से अपने सारे कामों को डिस्ट्रीब्यूट करके उन पर काम करते हो, तो आपको चेंजेस दिखते हैं। 1-2 दिन में नहीं दिखेगा मेरे भाई, बट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, डेफिनेटली दिखेगा। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स पर अगर बात करें, तो एक्यूरेसी मुद्दा आ जाता है कि सर मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी बड़ी इंपैक्ट डालती है। सुधारने के 3 गोल्डन रूल दे रहा हूं आपको एक्यूरेसी को। अगर इन रूल्स पर काम कर गए, तो यह दावा है कि आपकी एक्यूरेसी कभी भी 90 से नीचे नहीं जा सकती। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आपने पढ़ रखा है, रूल्स लिख रखे हैं, कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, उन सबको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेक्शन मूक लगाने पड़ेंगे, बार बार उन चीजों को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, चीजें उतनी ज्यादा शार्प और स्ट्रांग होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके पास में, इंप्रूव रीडिंग स्किल। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूं कि रीडिंग स्किल के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश में हेल्प मिलेगी। मेरे भाई डेफिनेटली एक पॉइंट इसका यह भी है कि हमें रीडिंग स्किल इंग्लिश की भी सुधारनी चाहिए, जो आपकी कहीं ना कहीं काफी हद तक ग्रामर में हेल्प करती है, और रीडिंग पोर्शन में तो करेगी ही करेगी। लेकिन मेरा यहां पर रीडिंग स्किल से मतलब यह भी है कि ये रीडिंग स्किल आपको बाकी सेक्शंस में भी लगानी है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, बच्चों में मैंने ये चीज कई बार देखी है कि वो जब एक बार एक सवाल को पढ़ते हैं,
तो बाद में फिर से आते बोले इस सवाल में सीपी इतना दिया गया है, अच्छा एसपी इतना दिया गया है। रीडिंग अगर आपकी स्लो है, स्पीड मेंटेन नहीं होगी, और रीडिंग स्लो होने के साथ में अगर आपने स्पीड मेंटेन करी तो डाटा मिस कर जाओगे, एक्यूरेसी इंपैक्ट हो जाएगी। तो हमें रीडिंग स्किल ऐसे समझनी है कि हमें सिर्फ एक बार स्पीड से मैं सवाल पढ़ूं और उस सवाल का एक एक डाटा क्लासिफाई होकर के दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। स्पीड इतनी रहनी चाहिए, एक बार पढ़ने में उस पूरे सवाल का सार आप समझ पाओ, और यह चीज भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप देखें तो मैंने एक मॉक डिस्कस किया था आप सभी लोगों के सामने लाइव, आप उसमें इस फास्ट रीडिंग स्किल का एक नजरिया, एक नजारा देख सकते हो। आप अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही लाइन में, एक ही बार में सवाल को पढ़ के कैसे हम उस सवाल के सारे तथ्यों को समझ सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आ जाता है एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। कई बार आपने ऐसे सवालों को देखा है जिनको आप अगर डायरेक्टली राइट आंसर सॉल्व करोगे फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन उस सवाल को सॉल्व करने का जो बेहतर तरीका है वो गलत आंसर को एलिमिनेट करने का। जैसे अगर इंग्लिश में बात करूं तो वॉइस और नरेशन के जो सवाल आते हैं वो आप एलिमिनेशन से ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कई बार बुकैप्स के क्वेश्चन एलिमिनेशन से बहुत अच्छे सॉल्व हो जाते हैं। अलजेब्रा की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें मैथमेटिक्स में, और भी बहुत से टॉपिक है, इन सभी में ये एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट बड़ा वर्क करता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चन को हमें मॉक देते टाइम पे स्किप करना है। ऐसी सभी चीजें आपको एक ही चीज से मिलेंगी, वो है प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चीजें इंप्रूव होंगी। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जब आप मॉक लगाने के बाद में एनालिसिस करते हो तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई करी हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो, और ना सिर्फ नोट डाउन करो, उन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की भी कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आपने मॉक लगाया, उसमें आया मेंस्ट्रुएशन का सवाल, आप फॉर्मूला प्रॉपरली आपको याद नहीं था, फ्रस्टम का सवाल था, तो आपको वो सवाल छोड़ना पड़ गया। जब मॉक की एनालिसिस आपने बनाई तो वहां पर आपने ये पॉइंट लिखा। तो वर्क ये करना है कि अब आपको 3D के सारे फॉर्मूलेज लेकर के बैठ जाने हैं। फॉर्मूले से अगर नहीं सीखा है, कॉन्सेप्ट से सीखा है, जैसे मैं मेंस्ट्रुएशन को कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, अगर कॉन्सेप्ट से सीखा है तो वो कॉन्सेप्ट लेकर के बैठ जाने हैं और रिवाइज कर जाना है इस तरीके से कि अगली बार अगर ऐसा कोई सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम पर काम ऐसे करना कि दोबारा अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो ये प्रॉब्लम नहीं, हम जीतेंगे, सवाल तो सॉल्व हो गए। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करके उन पर काम कीजिए। ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर काम करके आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हो, मॉक में बेहतरीन स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। ऐसी और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, उन सभी को भी आपके साथ में चर्चा करूंगा। फिलहाल ये एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि जो भी मेरे साथ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, रात को 8 बजे आपकी यूट्यूब पे सेशन के साथ साथ एप्लीकेशन अनुज सेंगर क्लासेस एप्लीकेशन पर आप सभी लोगों के लिए एक मास्टर क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स की स्पीडी प्रैक्टिस करते हैं अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे के आसपास। जो भी ज्वाइन करना चाहे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे कुछ और एडिशनल बैचेस हैं, जिनमें से एक ये जो बैच आपको दिख रहा है ये स्पेशली आपका सीजीएल के लिए विजय संघर्ष बैच। जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स, प्री मेंस सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अर्थमेटिक, एडवांस, डीआई, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, हर एक चीज कंप्लीट पैकेज है एसएससी सीजीएल का। और ये आधारशिला बैच है जो कंप्लीटली फाउंडेशन बैच है। जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता, जीरो से सीखना चाहते हो, मेरी जैसी अप्रोचेस अप्लाई करना चाहते हो, आप इनमें से कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इन केस अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप सभी लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर यहां पर दे रहा हूं मैं। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और कॉल। ठीक है, चलिए भाई, इसके साथ साथ अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपके साथ में रेंडमली अलग अलग पीडीएफ, कंटेंट मटेरियल, जॉब की इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ यहां पर शेयर करते रहता हूं, तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, काफी पसंद आई होगी ये वीडियो। तो इसी के साथ में अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाइए। बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप सभी के लिए उसका एक सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।